हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया को मैगी खाने का बहुत शौक था। वो आए दिन मैगी खाती रहती। रिया आए दिन मैगी को तरह तरह बनाकर खुद भी खाती और दूसरों को भी खिलाती। ऐसे ही एक दिन रिया की दोस्त नंदनी रिया के घर आती है और नंदनी को देखकर रिया बोलती है, आज रास्ता कैसे भूल गई? यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों? अब क्या मैं अपनी दोस्त से मिलने भी नहीं आ सकती? और हाँ, अगर मेरा आना इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं पागल, मैं तो मजाक कर रही थी। तू भी ना छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती है। अच्छा तू बैठ, मैं दोनों के लिए मैगी बना कर लाती हूँ। तू भी क्या वही घिसे पिटे स्टाइल में मैगी बनाती है? यहाँ सबको मेरे हाथ की मैगी इतनी पसंद है और बोल रही है मैं घिसे पिटे स्टाइल में बनाती हूँ। तूने तो खाई है ना, फिर भी ऐसे क्यों बोल रही है? खाई है तभी तो बोल रही हूँ। आजकल इतने सारे तरह की मैगी आ चुकी है, लेकिन तुझे तो वही पुराना तरीका ही आता है। तू बोल तो सही, फिर देखियो जो तू बोलेगी वैसे ही मैगी बना कर दूंगी। ऐसे ही थोड़ी सा मुझे मैगी लवर बोलते हैं। अच्छा चल, इसी बात पे ये फैंटा मैगी बना दे। मैंने कल ही देखा है इंस्टाग्राम पे फैंटा मैगी के बारे में। देखने में तो बड़ी ठीक लग रही थी। अब तू बना के खिला दे, पता चल जाएगा खाने में ठीक है या नहीं। फैंटा मैगी तो मैंने सुनी तक नहीं है, तो बनाऊं कैसे? मुझे नहीं आती फैंटा मैगी बनाने। क्यों? अभी तक तो बहुत बोल रही थी। तू बस बोल और मैं बना दूंगी। तो अब क्या हो गया? अब जाकर बना भी। मुझे आती होती तो मैं बना देती, लेकिन आती ही नहीं है। लेकिन तूने बता दिया तो खाने का मन जरूर कर रहा है। चलना खाने चलते हैं। ठीक है, खाने ही चलते हैं। कम से कम पता तो चले जो आजकल इतने ट्रेंड में चल रही है वो खाने में है कैसी। इतना बोलकर दोनों दोस्त वहाँ मैगी खाने चले जाते हैं और दुकान वाले से मैगी फैंटा में डालकर बनाने को कहते हैं। थोड़ी देर में दोनों फैंटा मैगी ले लेते हैं और खाना शुरू करते हैं। नंदनी जैसे ही फैंटा मैगी खाती है तो तुरंत बोलती है, आए हाय, ये क्या खा लिया? पूरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। क्या बकवास चीज है ये? इतनी तो अच्छी लग रही है, फिर तू इसे बकवास क्यों बोल रही है? तूने बस अभी चखी है, थोड़ा और खा। कितनी यम्मी लग रही है, खुद ही मुंह बंद हो जाएगा फिर। जिसे अच्छी लग रही है वही खाए। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। पैसे भी खराब हो गए इस बकवासी फैंटा मैगी के चक्कर में। मैं जा रही हूँ। अरे रुक तो जा, मैं पूरी खा तो लूँ, फिर साथ में चलते हैं। ठीक है, जल्दी खा ले, मेरा तो मूड खराब हो गया सारा। थोड़ी देर में दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रिया को फैंटा मैगी इतनी पसंद आती है कि वो उसका स्वाद ही नहीं भूल पाती और घर पर भी रोज बनाने लगती है। कुछ दिनों बाद रिया फैंटा मैगी खा रही थी कि तभी उसकी माँ अनीता उसके पास आती है और रिया से कहती है, ये क्या खा रही है? कभी तो ढंग की चीज खा लिया कर, हमेशा ऊट पटांग ही खाती रहती है। कीड़े हो जाएंगे पेट में। आप मेरे पेट में कीड़े बताने के लिए आई हो या कुछ काम है आपको? पहली बात तो छोड़ दे ये फालतू की चीजें। आप दूसरी बात पर ध्यान दो। पहली बात का तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ। तो दूसरी बात ये है कि तेरे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया था। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे, तो मैंने तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब तू बता, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? माँ, आपने मुझसे बिना पूछे हाँ क्यों कर दी? कम से कम मुझसे पूछ तो लेती एक बार। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो रही है, तू खुद ही सोचना क्या बताना और क्या पूछना। लड़के वाले बहुत अमीर हैं और लड़का भी संस्कारी है, तुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप तो जानती ही हो मुझे पढ़ाई करनी है, मैगी खाने का कितना शौक है। शादी के बाद ये सब कहाँ हो पाएगा? बेटा, वो लोग बहुत ही अच्छे घर से हैं, तुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और ना ही वो तुझे आगे पढ़ाई के लिए रोकेंगे। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको वो लड़का मेरे लिए ठीक लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। रिया अनीता की बात मान लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों परिवार की सहमति से दोनों की कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। शादी के बाद रिया घर को बहुत अच्छे से संभालती है, घर का सारा काम बखूबी करती है, लेकिन उसकी फैंटा मैगी खाने की आदत नहीं बदलती। वो अपने ससुराल में भी फैंटा मैगी खाने की आदत नहीं छोड़ती। एक दिन रिया टीवी देखते हुए फैंटा मैगी खा रही थी, तभी उसकी सास सुरेखा आती है और उसे ऐसे फैंटा मैगी खाते देखकर कहती है, अरे बहू, अकेले अकेले बैठकर क्या खा रही है? अपनी सास को तो खिला। आप भी खाओगी फैंटा मैगी? मैंने बनाई है, बहुत ही अच्छी होती है। आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रिया अपनी सास के लिए भी किचन से फैंटा मैगी लाती है। जैसे ही सुरेखा फैंटा मैगी थोड़ी सी खाती है
तो मुंह बनाते हुए बोलती है। ये क्या नाश मार दिया तूने, इतनी अच्छी मैगी को इतनी बेकार बना दिया। इससे अच्छा तो तुम मुझे उबाल कर दे देती, वो इससे ज्यादा अच्छी लगती। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कुछ कहा तूने? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो ये बोल रही हूँ, आप बूढ़ी हो रही हो ना, इसलिए आपको फैंटा मैगी का स्वाद पता नहीं चल रहा। कोई स्वाद हो तब पता चले ना। आज से पहले मैंने इतनी बकवास चीज कभी नहीं खाई और तुझसे बोल रही हूँ, आगे से कभी मत दे दियो मुझे। इतना बोलकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है। लेकिन रिया को फैंटा मैगी की आदत लग जाती है। जब वो लगातार इसी तरह फैंटा मैगी खाती रहती है तो एक दिन उसका पति नीतीश और उसकी सास उसके पास आते हैं और नीतीश कहता है, यार ये तुम रोज रोज क्या खाती रहती हो, इतनी भी मैगी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पहली बात तो ये कि ये बस मैगी नहीं है, और दूसरी बात, अब तक जब सेहत को कुछ हुआ ही नहीं तो आगे कैसे होगा। आप भी ना क्या बात करते हो। अरे बहू, जो अब तक नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि आगे भी ना हो। तू जरा अपनी सेहत पर भी ध्यान दे। अगर ये फैंटा मैगी आपको भी अच्छी लगती तब मना नहीं करते मुझे मैगी खाने से, लेकिन ये बस घर में मुझे ही पसंद है तो मना कर रहे हो। ये क्या बात हुई, मैं तो खाऊंगी। हम तुम्हें मना नहीं कर रहे हैं, हम तो बस इतना बोल रहे हैं कि रोज रोज खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रिया नीतीश और अपनी सास की बात को अनसुना करके चली जाती है और अपनी आदत को बरकरार रखती है और मैगी, मेरा मतलब फैंटा मैगी खाती रहती है। लगातार फैंटा मैगी खाने से रिया की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, चलिए ना डॉक्टर के पास। रिया की बात सुनकर सुरेखा रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर रिया का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर रिया, सुरेखा और सबको बताता है, इनके लिवर में इन्फेक्शन हुआ है और पेट के आसपास फैट हो गया है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर में कोल्ड ड्रिंक की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है और मैदा भी जम रहा है। आप अपनी सेहत की चिंता कर लो या फिर अपने स्वास्थ्य की। बाकी दवाई मैंने लिख दी है, आप अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर डॉक्टर चला जाता है और डॉक्टर की बात सुनकर रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उदासी मन से कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने अगर आप लोगों की बात पहले ही मान ली होती तो शायद आज मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। कोई बात नहीं बहू, अभी भी देर नहीं हुई है। तू अभी भी ये सब छोड़कर अपनी सेहत पर ध्यान देगी तो सब ठीक हो जाएगा। जी माँ जी, और अब मैं ये मैगी और फैंटा मैगी बिल्कुल छोड़ दूंगी। अब बस अपनी सेहत पर ही ध्यान दूंगी और मैंने आप लोगों की बात ना मानकर जो गलती की है उसे सुधार लूंगी। रिया अपनी गलती के लिए सबसे माफी भी मांगती है और अपनी सेहत के प्रति सतर्क हो जाती है और कुछ ही समय में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके बाद वो फैंटा मैगी क्या, मैगी भी कम ही खाती। पम्मी एक चंचल स्वभाव की लड़की थी, लेकिन इन दिनों वो कुछ ज्यादा ही खुश थी। और होती भी क्यों ना, उसके सारे सपने अब जल्द ही सच होने वाले थे। वो 4 साल से दलबीर से बहुत प्यार करती थी और फाइनली लाख नानुकुर के बाद दोनों के घर वाले इस शादी के लिए मान जाते हैं। वैसे तो दोनों के घर वाले उन दोनों के रिश्ते के साफ खिलाफ थे, लेकिन फाइनली उन दोनों ने लड़ाई झगड़ा करके अपनी अपनी फैमिली को शादी के लिए मना ही लिया था। एक दिन पम्मी अपनी माँ रेखा के पास जाकर उससे बोलती है, माँ, मैं सोच रही हूँ कि अब मेरी शादी नजदीक आ रही है तो क्यों ना मेरी किसी कजिन को शॉपिंग करने के लिए घर बुला ले। और आप तो जानती हो ना कि मेरी कोई बहन नहीं है। बेटा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन बुलाएं किसको? अरे माँ, शन्नो दीदी को बुला लेते हैं पंजाब से। अरे तू तो जानती है ना बचपन में वो कैसी थी, अगर उसे बुलाया ना तो आफत आ जाएगी। माँ, तब दीदी सिर्फ 8 साल की थी और अब वो पूरे 25 साल की हो चुकी है और आप भी क्या बचपन की बातें लेकर बैठ गई। देख, तुझे बुलाना है तो बुला ले, लेकिन मैं यही कहूँगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। रेखा अपनी बेटी पम्मी को लाख बार समझाती है कि वो शन्नो को इस शादी में ना बुलाए और शादी की शॉपिंग में उसका साथ तो बिल्कुल भी ना मांगे, लेकिन पम्मी रेखा की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देती और तुरंत रेखा के सामने ही अपनी कजन शन्नो को पंजाब कॉल करती है और बोलती है, दी कैसी हो आप? ना कॉल करती हो ना मैसेज करती हो, आपको तो अपनी छोटी बहन की याद ही नहीं आती। कैसी बात कर दी यारा, याद आती है और बहुत आती है। ये बता कॉल कैसे किया? मैंने सुना है तेरी शादी होने वाली है, तो कैसे चल रही है शादी की शॉपिंग?
ये बता लड़का कौन है और शादी में बुलाएगी ना? अरे दीदी, एक साथ कितने सवाल करोगे आप? आपको बुलाने के लिए ही तो कॉल किया है। मतलब मैं तेरी बात समझी नहीं। अरे मतलब गया भाड़ में। आप बस आ जाओ, दोनों मिलकर शादी की शॉपिंग करेंगे। तू बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। शन्नो कुछ दिन बाद में अपना सामान लेकर पंजाब से पम्मी के घर आ जाती है, जिसके बाद दोनों कजन मिलकर शादी की सारी शॉपिंग करते हैं। कभी वो किसी दुकान से लिपस्टिक लेते तो कभी किसी दुकान से चूड़ियाँ। इसी के साथ साथ शन्नो पम्मी को मेकअप का सामान भी 50% ऑफ पर दिलाती है। धीरे धीरे पम्मी शन्नो के साथ अपनी शादी की सारी शॉपिंग कर लेती है और इसी के साथ साथ शन्नो पम्मी को सस्ते दामों पर सारा सामान भी दिलवा देती है। तभी एक दिन पम्मी रेखा से बोलती है, माँ देखो ना, आप बेकार में ही शन्नो दीदी को गलत समझ रहे थे। उन्होंने मेरी शादी की शॉपिंग में मेरी कितनी मदद की, ऊपर से जो डिस्काउंट दिलाया वो अलग। हाँ हाँ, चल चल अब अपनी माँ को मत सिखा। मैं अभी भी यही कहूँगी कि अपनी आंखें और कान खुले रख। इतना कहकर रेखा चली जाती है, लेकिन पम्मी को शन्नो पर अंधा विश्वास था। शादी के एक हफ्ते पहले पम्मी के मन में ख्याल आता है और वो एक रात अपनी शादी की शॉपिंग का मेकअप चेक करती है, जिसके बाद वो देखकर बोलती है, हाय राम रे, ये क्या हो गया? पम्मी को ऐसे रोता और चिल्लाता सुनकर उसकी माँ रेखा भागी भागी उसके कमरे में आती है और उससे पूछते हुए कहती है, ये क्या, इसमें से तो कुछ मेकअप गायब है। जिसके बाद रेखा पम्मी को ताना मारते हुए फिर से बोलती है, देखा, मैंने बोला था ना तुझे कि ये लड़की चोर है, और इससे पहले भी ये तेरे सारे कपड़े लेकर गांव भाग गई थी, और अब देख रोज रोज छुप छुप कर ये तेरा मेकअप यूज करती है। माँ एक बात बोलूं, अगर आप बुरा न मानो तो? अगर नहीं बताएगी तो ज्यादा बुरा मानूंगी। माँ, मैंने अपनी शादी के सारे गहने उनके पास रखवाए थे, क्योंकि मुझे लगा था कि उनके पास रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाय राम जी, ये लड़की भी ना, इसे अपनी माँ से ज्यादा उस लड़की पर यकीन है। अगर वो तेरे कपड़े के साथ साथ तेरे गहने लेकर भी भाग गई तो? माँ मेरी मदद करो ना, क्या करूँ ये बताओ। अब करना क्या है, उस लड़की के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और भगा देते हैं उसे। नहीं माँ, उन्हें बुरा लगेगा, हो सकता है कि उन्होंने ये सब ना किया हो। एक तरीका है मेरे पास, हम दोनों उसके कमरे में चलते हैं और अलमारी में चेक करते हैं कि गहने हैं या नहीं, तब दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। रेखा और पम्मी दोनों शन्नो के कमरे में जाते हैं और शन्नो के अलमारी चेक करते हैं। रेखा का शक सही निकलता है, अलमारी में कोई गहना नहीं था। जिसके बाद रेखा वहीं दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। हाय राम जी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी बेटी की शादी अब कैसे होगी। रेखा के रोने का शोर सुनकर शन्नो जाग जाती है और दोनों से पूछती है, क्या हुआ, आप इस वक्त मेरे कमरे में, और आप दोनों इतना रो क्यों रहे हैं? अब ये भी बताना पड़ेगा क्या कि हम क्यों रो रहे हैं और तूने क्या किया है? अरे मामी जी, जब तक बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? अरे वो क्या बोलेंगी, मैं बताती हूँ। रोए नहीं तो क्या करे दीदी, आपने जैसे 8 साल की उम्र में मेरे कपड़े चुराए थे, अब मेरी शादी के गहने चुरा के पंजाब भेज दिए। अरे मैंने तो पहले ही बताया था तुझे कि ये लड़की सही नहीं है, लेकिन तू तो मेरी एक बात नहीं मानती। अरे 8 साल से चोरी करती आ रही है, ऐसे कैसे छूट जाएगी ये आदत? आप लोग मेरी बात तो सुनो। पम्मी, तुम्हारे गहने मामी के कमरे में सेफ में हैं। मुझे लगा कोई गहने चुरा ना ले, इसलिए मैंने उन्हें मामी के कमरे में रख दिया। इतना कहकर शन्नो पम्मी और रेखा को लेकर रेखा के रूम में जाती है और गहने दिखाकर बोलती है, ये देखो पम्मी, तुम्हारी शादी की शॉपिंग के सारे गहने, पर अब मुझे चलना चाहिए। पम्मी रोते हुए शन्नो के पैरों में गिर जाती है और बोलती है, दीदी मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी शादी से पहले कहीं मत जाओ। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने ही इसके दिमाग में शक का कीड़ा भरा। अगर आप दोनों को दिल से अपनी गलती का पछतावा है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, ये बात तो मैंने ही इसके दिल में डाली थी कि तुझे चोरी की आदत है, ये तो सब कुछ भूल गई थी। मुझे माफ कर दे बेटा। पर दी, आपने मेरी शादी के शॉपिंग में से मेकअप का सामान तो यूज किया है ना, जबकि आप जानती थी कि वो सामान मुझे अपने साथ लेकर जाना है। अरे बाबा, मैंने तेरा कुछ यूज नहीं किया, वो सब बचपन की बातें थी जब मैं तेरी चीजें चुराकर इस्तेमाल करती थी। तो फिर मेरा सारा मेकअप का सामान कहाँ गया जो आपने मुझे 50% ऑफ पे दिलाया था? जिसके कई देर सोचने के बाद में तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और शन्नो बोलती है,
हम पम्मी के कमरे की निगरानी करेंगे। जो भी चोरी करने आ रहा है दोबारा चोरी करने जरूर आएगा, जिसके बाद हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। हाँ दीदी, बहुत अच्छा प्लान है। मैं तो उस चोर की चटनी बना दूंगी जिसने मेरा सामान चुराया। जिसके बाद वो तीनों मिलकर पम्मी के कमरे की निगरानी करती हैं, ताकि पता चल सके कि मेकअप आखिर जा कहाँ रहा है। तीनों रात को पम्मी के कमरे में छुपकर बैठ जाती हैं, लेकिन ना कोई मेकअप चुराने आता है और ना ही इस्तेमाल करने। जिसके बाद पम्मी की आंख लग जाती है और शन्नो और रेखा जगे थे। आखिर सोते कैसे, उन्हें चोर का पता जो लगाना था। जिसके बाद अचानक तभी पम्मी नींद में चलते हुए गाना गाती है। मेरी शादी की शॉपिंग के सैंडल, मेरी शादी की शॉपिंग का मेकअप। इतना कहकर वो नींद में थोड़ा मेकअप और सामान उठाती है और उसे ले जाकर किसी बैग में छुपा देती है। जब शन्नो और रेखा वहाँ जाके देखते हैं तो सारा गायब हुआ शादी की शॉपिंग का सामान वहाँ मिल जाता है। जिसके बाद ये सारी बातें याद करके वो सुबह पम्मी को बताते हैं और तीनों जोर जोर से हंसते हैं। पूनम बेड पर लेटी हुई फोन चला रही थी। जिसके बाद वो टाइम देखकर मन में बोलती है, शाम के 4 बज गए लेकिन महारानी ने अभी तक चाय नहीं बनाई। अरे कोमल। कोमल किचन में बर्तन धो रही थी। पूनम की आवाज सुनकर वो उसके पास आकर बोलती है, हाँ दीदी बोलो। अरे शाम के 4 बज गए, तूने अभी तक चाय नहीं बनाई। अच्छा दीदी 4 बज गए? वो मैं बर्तन धो रही थी तो पता नहीं चला। चलो मैं अभी बना देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी बना, और हाँ पकोड़े भी बना लियो साथ में। ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद में कोमल अपनी जेठानी के लिए चाय और पकोड़े बनाकर लेकर आती है और अपनी जेठानी को देते हुए बोलती है, दीदी आप चाय पकोड़े खाओ, मैं माँ जी को तब तक चाय पकोड़े देकर आती हूँ। अरे नहीं कोमल, कितना काम करेगी तू रुक, मैं माँ जी को चाय दे देती हूँ। दीदी आप मेरा कितना ख्याल रखती है ना। हाँ तू मेरी छोटी बहन की तरह है ना। अच्छा अब मैं माँ जी को चाय दे दूँ? पूनम चाय पकोड़े लेकर अपनी सास आशा के पास जाती है और उसको चाय देते हुए कहती है, माँ जी ये आपकी चाय और गर्मा गर्म पकोड़े। अरे वाह बहू, तुझे तो सब कुछ याद रहता है कि कब मुझे खाना देना है, कब मुझे चाय देनी है। मगर उस कामचोर कोमल को तो कुछ याद ही नहीं रहता, कछुए की चाल में काम करती है। अरे माँ जी मैंने सोचा कि बाकी काम बाद में कर लूंगी, पहले आपको चाय वगैरह दे दूं। अब हम दोनों बहुएं आपका ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? अरे तुम दोनों बहुएं नहीं, बस तू मेरा ख्याल रखती है। अच्छा माँ जी शाम के खाने में क्या बनाऊं? बहू खाना तो जो मर्जी बना लियो, पर हाँ मीठे में मूंग की दाल का हलवा जरूर बना देना। ठीक है माँ जी। पूनम रसोई में जाती है और कोमल से कहती है, कोमल काम हो गया? हाँ हाँ दीदी हो गया। वो क्या है ना, माँ जी का ना मूंग दाल का हलवा खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही थी कि तू ही बना दे हलवा, क्योंकि तेरे हाथ के बने हलवे का कोई जवाब ही नहीं है। हाँ दीदी ठीक है, मैं बना दूंगी। थोड़ी देर बाद में कोमल रात का खाना पीना सब बना लेती है। तभी पूनम किचन में आकर अपनी सास को दिखाते हुए सारा खाना टेबल पर लगाने लगती है और सबसे पहले अपनी सास को खाना डालती है, उसके बाद में अपने देवर को और सबसे लास्ट में अपने पति को देती है। जिसके बाद में आशा हलवा खाकर बोलती है, वाह बड़ी बहू, क्या हलवा बनाया है तूने। माँ जी हलवा तो मैं। माँ जी आपको अच्छा लगा? बस हमारी मेहनत सफल हुई। कितना सोचती है बहू तू। ऐसे ही समय बीतता जाता है। पूनम आए दिन कोमल की मासूमियत का फायदा उठाया करती और उससे घर का सारा काम करवा लिया करती और सबकी नजर में ये साबित कर दिया करती कि सारा काम वही करती है। ऐसे ही एक दिन आशा पूनम को आवाज लगाती है। तभी कोमल बोलती है, माँ जी बताइए क्या काम है, मैं कर देती हूँ। अरे रुक जा, उसको भी आने दे, तुम दोनों से काम है मुझे। जिसके बाद वहाँ पूनम आकर कहती है, हाँ माँ जी बोलिए। तुम दोनों ध्यान से मेरी बात सुनो। कल हम पूरा परिवार मंदिर जा रहे हैं और हाँ 11 पंडितों का खाना और प्रसाद घर से ही बना कर लेके जाना है, तो साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना। हे भगवान, 11 पंडितों का खाना और साथ में प्रसाद भी। 11 पंडितों के साथ साथ घर के लोग भी तो हैं। इतना सारा काम कैसे होगा? कुछ तो चालाकी करनी ही पड़ेगी। अरे कुछ बोलो भी, हो जाएगा या नहीं? हाँ माँ जी हो जाएगा। माँ जी कल ही करना है क्या सब? हाँ बहू कल ही। क्यों, क्या हुआ? वो माँ जी क्या है ना, मेरे पीरियड्स का टाइम चल रहा है
तो मैं कैसे पूजा पाठ करूँगी? ओहो, ये भी एक अलग ही झंझट है औरतों का। फिर तो बड़ी बहू तो नहीं जा पाएगी मंदिर। माँ जी, मैं कर दूंगी। और दीदी, आप चिंता मत करो। कोमल तो रेंग रेंग के काम करती है। पर चल कोई बात नहीं, मैं तेरी ननद को बुला लेती हूँ, वो आ जाएगी, मदद कर देगी। और वैसे भी हमें वहाँ 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 4 से 5 घंटे? मजा आ गया अब तो। कल आराम से पिज्जा ऑर्डर करूंगी और मूवी देखूंगी। ऐसे ही अगले दिन सभी लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी पूनम मन में सोचती है, इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? फोन करूं क्या? अरे छोड़ना पूनम, अरे नहीं, कर ही लेती हूँ। पूनम अपनी देवरानी को कॉल करती है और बोलती है, अरे कोमल, कहाँ रह गए तुम सब? अरे दीदी, हम मंदिर घूमने के बाद ना वाटर पार्क चले गए थे, बड़ा मजा आया। और अब 3D मूवी देखने जा रहे हैं। बस आप भी होती तो और ज्यादा अच्छा लगता। इतना बोलकर कोमल कॉल को काट देती है। तभी पूनम गुस्से में बोलती है, मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया। मेरी चाल मुझ पे ही उल्टी हो गई। सब लोग वहाँ मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ घर की रखवाली कर रही हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन आशा पूनम से बोलती है, पूनम बहू, कल तेरी ननद आ रही है घर पर, तो हाँ, उसकी पसंद का सारा खाना बना देना। क्या दीदी आ रही हैं? हाँ, इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? नहीं माँ जी, अच्छी बात है ना, दीदी आ रही हैं। वो क्या है ना, मन भी लगा रहेगा अब तो। और हाँ, जब तक मेरी बेटी इस घर में रहेगी ना, तब तक सारा खाना उसके पसंद का ही बनेगा। ठीक है माँ जी। पूनम कोमल के पास जाकर उससे बोलती है, कोमल, एक गुड न्यूज दूं तुझे? हाँ दीदी, बोलो ना। कल हमारी ननंद आ रही हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो क्या है ना कि जब तक वो यहाँ रहेंगी तब तक हमें उन्हीं की पसंद का खाना बनाना पड़ेगा। और तुझे तो पता है कि उनको तेरे हाथ का खाना कितना पसंद है। आप चिंता मत करो, मैं सब कर दूंगी। ऐसे ही अगले दिन कोमल और पूनम की नंद वर्षा आती है। वर्षा अपनी माँ के साथ बैठकर बातें शातें करती है। तभी पूनम वर्षा के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और चाय देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वर्षा अपनी माँ से बोलती है, और बताओ माँ, कैसा चल रहा है सब कुछ यहाँ? सब ठीक है बेटा, बस तेरी ये जो छोटी भाभी है ना, ये जरा ढीली है काम में। सारा काम तेरी बड़ी भाभी ने संभाल रखा है, इसके बस की तो कुछ है ही नहीं। अच्छा माँ। अरे और नहीं तो क्या। कोमल भाभी, जरा सुनो तो। क्या हुआ? अरे रुको माँ। तभी वहाँ कोमल आती है और बोलती है, हाँ दीदी बोलो। भाभी, जरा मेरे लिए 1 गिलास जूस बना दो। अभी लाती हूँ। कोमल किचन में जाकर अपनी ननद वर्षा के लिए जूस बनाती है और लाकर उसे देती है। जिसके बाद वर्षा अपनी माँ से बोलती है, माँ, इतना बेकार जूस बनाया है पूनम भाभी ने। अरे वर्षा, जूस कोमल ने बनाया है, पूनम ने नहीं। सच में माँ? अरे अभी देखा नहीं क्या तूने? यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ माँ, कि कभी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बातें भी सच्ची नहीं होती। मतलब ये सारा घर का काम कोमल भाभी किया करती हैं, और जब उनका काम हो जाता है तो पूनम भाभी पीछे से आकर उस काम का पूरा क्रेडिट अपने नाम कर लेती हैं। तुझे कैसे पता ये सब? कोमल भाभी ने मुझे बताया, तभी मैं यहाँ आई हूँ आपको समझाने। और मैंने बोला भी उनको कि वो आपसे बोले, मगर वो कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि लड़ाई का जरिया बनूं। जैसा चल रहा है ठीक है। आशा को अपनी गलती का एहसास होता है कि कई बार आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता। इसीलिए अब आशा अपनी बहू पूनम की हर चालाकी से सतर्क रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।